हेलो फ्रेंड, ज्ञानदीप ITI के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हीटर थियरी का सेकेंड चैप्टर्स मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। मेजरमेंट होता क्या है? माप क्या होती है? किसी भी कंपोनेंट या जाब को एक स्टैंडर्ड यूनिट में निर्धारित कर लेना ही माप कहलाता है। किसी जाब को एक स्टैंडर्ड यूनिट में, इकाई में मेजरमेंट कर लेना ही, निर्धारित कर लेना ही या मेजरमेंट कर लेना माप कहलाता है। और माप जिस टूल्स के द्वारा ली जाती है उस टूल्स को हम मेजरिंग टूल्स कहते हैं। माप की बेसिक इकाई मीटर मानी जाती है। माप की बेसिक इकाई मीटर मानी जाती है। मीटर क्या होता है? फ्रांस की राजधानी में एक प्लेटिनम इरिडियम की छड़ रखी हुई है, जिसके दो बिंदु के बीच की डिस्टेंस को ही 1 मीटर माना गया है। और अपने भारत में दिल्ली में भी इसी तरह की एक छड़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखी गई है और वहां भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ही लेकर के हम 1 मीटर को निर्धारित किए हैं। इस तरह से आपके भारत में 2-3 सिस्टम यूज किए जाते हैं। नंबर 1 है FPS, दूसरा है GCGS और तीसरा है FPS। ये 3 सिस्टम यूज किए जाते हैं, जहां पर अगर FPS में लंबाई को मेजरमेंट करना है तो हम किस में नापते हैं? फुट में नापते हैं। और CGS पद्धति में अगर लंबाई को मेजरमेंट करना है तो किस में नापेंगे? सेंटीमीटर में नापेंगे। और FPS में अगर लंबाई को मेजरमेंट करना है तो ये तीसरी सिस्टम जो है, तीसरी यूनिट जो है आपकी, ये MKS है। क्या है? MKS। सिस्टम। MKS सिस्टम के अनुसार अगर किसी जाब की लंबाई को नापना है तो किस में नापेंगे? मीटर में नापेंगे। तो इस तरह से कुछ और इकाइयां हैं जिसके द्वारा हम किसी जाब की लंबाई को मेजरमेंट करते हैं। जैसे 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1000 माइक्रोन। और 1 माइक्रोन में 0.001 मिलीमीटर होता है। इस तरह से ये 4 लंबाई नापने की इकाइयां हैं जिसके द्वारा हम किसी जाब की सूक्ष्मतम माप ले सकते हैं।
माप लेने की कौन कौन सी विधियां हैं? पहली विधि है प्रत्यक्ष माप द्वारा, दूसरी है अप्रत्यक्ष माप द्वारा, मतलब डायरेक्ट मेजरमेंट, और दूसरा है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इसका अभिप्राय ये होता है कि डायरेक्ट मेजरमेंट करते समय या डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स के द्वारा किसी जाप की माप लेते समय हमको किसी अन्य मेजरिंग टूल्स की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अगर मान लीजिए किसी जाब या कंपोनेंट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई को मेजरमेंट करना है, तो यदि हम अपने स्टील रूल का प्रयोग करें या फिर वर्नियर कैलिपर का यूज करें या माइक्रोमीटर का यूज करें, तो उस स्थिति में किसी अन्य मेजरिंग टूल्स की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह की माप को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष माप या डायरेक्ट मेजरमेंट। बट अगर मान लीजिए किसी जाब की साइज को नापते समय किसी दूसरे मेजरिंग टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी मेजरमेंट या ऐसी माप को हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष माप या इनडायरेक्ट मेजरमेंट। जैसे आउटसाइड कैलिपर या इनसाइड कैलिपर्स के द्वारा अगर हम किसी जाब की माप को मेजरमेंट करते हैं, तो वास्तविक रीडिंग ज्ञात करने के लिए हमको स्टील फुट रूल की आवश्यकता पड़ती है, या फिर वर्नियर कैलिपर की आवश्यकता पड़ती है, या फिर हमको आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर। इस तरह से कहने का मतलब ऐसे मेजरिंग टूल्स की आवश्यकता पड़ सकती है जहां से हम उसकी रीडिंग को डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। अब आप इसी टॉपिक से मिलता जुलता स्टील रूल है। सामने आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक पिक्चर्स है जो स्टील रूल को इंडिकेट कर रहा है। स्टील रूल किस धातु की बनी होती है? स्टील रूल स्टेनलेस स्टील या फिर स्प्रिंग स्टील की बनाई जाती है। उसकी साइज जो है स्टील रूल की, एक चीज तो ये जान लीजिए पहले कि स्टील रूल के एक साइड में इंच में ग्रेजुएशन होता है और दूसरी साइड में मिलीमीटर और सेंटीमीटर का ग्रेजुएशन होता है। अब एक साइड में अगर आप देखेंगे तो उसमें 1/2 इंच और 1/4 इंच, 1/8 इंच, 1/16 इंच, नेक्स्ट 1/32 इंच और 1/64 इंच। इस तरह से 1 इंच के 64 बराबर भाग में बांट करके स्टील रूल का लिस्ट काउंट ब्रिटिश सिस्टम में ज्ञात किया गया है। अब यही सिस्टम को अगर आप मैट्रिक सिस्टम में आएंगे तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, जिसके एक भाग का मान 1 मिलीमीटर होता है। और 1 मिलीमीटर को जब डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.5 मिलीमीटर। और यही मैट्रिक सिस्टम में स्टील रूल का अल्पतमांक होता है। तो क्लियर बात यह हो गई कि अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश सिस्टम में स्टील रूल का अल्पतमांक क्या होगा, तो ब्रिटिश सिस्टम में स्टील रूल का अल्पतमांक 1/64 इंच होता है और मैट्रिक सिस्टम में स्टील रूल का अल्पतमांक लिस्ट काउंट 0.5 मिलीमीटर होता है। कहने का मतलब कम से कम इतनी माप आप ले सकते हैं। अब इससे कम माप इसके द्वारा लेना संभव नहीं है, क्योंकि इससे कम ग्रेजुएशन आपके स्टील रूल पर नहीं पाया जाता है। टाइप्स ऑफ स्टील रूल। स्टील रूल कितने प्रकार की होती है? पहला है स्टैंडर्ड स्टील रूल। स्टैंडर्ड स्टील रूल पहला हमारा है स्टैंडर्ड स्टील रूल।
दूसरी है फ्लेक्सिबल रूल, तीसरा है नैरो रूल, चौथा हुक रूल, पांचवा श्रिंक रूल, छठा है की सीट रूल, आठवां स्टील टेप रूल और नौवां है होल्डिंग रूल। इतनी तरह की रूल्स हम अपने वर्कशॉप में यूज करते हैं किसी जाब को नापने के लिए या बनाने के लिए या किसी साइज को उस पर रख करके मार्किंग करने के लिए। आते हैं हम अपने पहली रूल स्टैंडर्ड स्टील रूल। आपको फिगर में स्टैंडर्ड स्टील रूल का पिक्चर्स दिखाया गया है, जहां पर इंच में और मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में या सूत में ग्रेजुएशन किया गया है। अब एक चीज ये जान लीजिए कि हमने बताया कि इंच में इसका सबसे अल्पतम माप क्या होता है, 1/64 इंच। और ये किस में होता है, ब्रिटिश में, ब्रिटिश सिस्टम। और मैट्रिक सिस्टम में 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर ये किस में होता है, मैट्रिक में। मतलब ब्रिटिश में स्टील रूल स्टैंडर्ड रूल का अल्पतमांक 1/64 इंच और मैट्रिक में स्टैंडर्ड स्टील रूल का अल्पतमांक 0.5 मिलीमीटर होता है। अब एक चीज देखिए कि 1/64 इंच आया कहां से। पूरा स्टैंडर्ड स्टील रूल का 1 इंच को जो है हम क्या कर दिए कि 1/2 इंच में बांट दिए। कहने का मतलब कि 1 इंच को 2 बराबर भाग में बांट देने पर उसके एक भाग की वैल्यू कितना होती है, 1/2 इंच होती है। इसके बाद पुनः क्या किया गया, इसके प्रत्येक भाग को डिवाइड बाई 2 करके, कहने का मतलब इसके 1 इंच के 4 भाग किए गए और इस तरह से उसके एक भाग की वैल्यू 1/4 इंच हो गई। पुनः फिर 1/4 इंच को 2 से डिवाइड करके उसको 1 इंच को 8 बराबर भाग में बांटा गया। और जब 1 इंच को 8 बराबर भाग में डिवाइड कर दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, एक सूत। क्या कहते हैं, एक सूत। मतलब अगर एक सूत की वैल्यू पूछा जाए इंच में तो एक सूत की वैल्यू 1/8 इंच होगा। इस तरह से अगर पुनः फिर 1/8 को डिवाइड बाई 2 कर दिया जाए तो 1/16 इंच आ जाएगा। और 1/16 इंच को क्या कहते हैं, 1/2 सूत। और 1/16 को अगर पुनः डिवाइड बाई 2 कर दिया जाए तो 1/32 इंच हो जाएगा। कहने का मतलब कि 1 इंच के 32 भाग हो जाएंगे और ये 1/4 सूत के बराबर हो जाएगा। पुनः 1/32 को अगर डिवाइड बाई 2 किया जाए तो ये आ जाएगा आपका 1/64 इंच। और 1/64 इंच को क्या कहते हैं, 1/8 सूत। इस तरह से इंच में ये बंटवारा किया गया है। बंटवारा करके इसका लिस्ट काउंट 1/64 इंच ज्ञात किया गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। दूसरा हमारा रूल है फ्लेक्सिबल स्टील रूल। फ्लेक्सिबल स्टील रूल की मेन विशेषता यह है कि ये स्टील रूल जो है फ्लेक्सिबल स्टील की बनी होती है। मतलब इसमें लचकपना होता है, कंप्रेसिबिलिटी होती है। और इस रूल के द्वारा हम किसी घुमावदार, फिगर में आपको फ्लेक्सिबल स्टील रूल का फिगर दिखाया गया है, इस रूल के द्वारा हम किसी घुमावदार को या टेढ़े मेढ़े जाब को मेजरमेंट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है नैरो रूल। नैरो रूल की साइज 6 इंच या 12 इंच मानी जाती है, या फिर 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर। नैरो रूल की लंबाई 6 इंच या 12 इंच या फिर 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर मानी जाती है। आपको पता है कि 1 इंच में लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है। इस तरह से अगर 6 इंटू 5/2 कर दें और इसको सरल कर लें तो हम ये 15 सेंटीमीटर आ जाता है। तो अगर हम 6 इंच कहें या 15 सेंटीमीटर कहें, दोनों बात बराबर होती है। 12 इंच कहें या 30 सेंटीमीटर कहें, ये भी बात दोनों बराबर है। एक विशेषता इसकी ये होती है कि इसकी चौड़ाई, नैरो रूल की चौड़ाई 5 मिलीमीटर होती है। क्या होती है? नैरो रूल की चौड़ाई 5 मिलीमीटर होती है। और इस रूल का प्रयोग हम बहुत कंजेस्टेड स्थानों पर करते हैं, जहां पर बहुत सकरा स्पेस हो, वहां पर हम इस रूल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अन्य और रूलों का प्रयोग वहां पे नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हुक रूल। नाम से ही विदित हो रहा है कि इसके एक सिरे पर हुक बना होता है। जैसे मान लीजिए कि एक खोखला पार्ट आपके सामने रखा हुआ है जिसके अंदर गहराई है। अगर उस गहराई को मेजरमेंट करना है तो स्टील रूल ऐसी होनी चाहिए कि एक सिरे पे उसके हुक बना हो, जिससे हम मेजरमेंट, कभी कभी आप राजगीर वगैरह को देखे होंगे कि जो टेप लिए रहते हैं वो उसमें एक सिरे पर हुक बना होता है, वो छत के ऊपरी सतह पे फंसा करके पूरी दीवार की लंबाई को मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ऐसी जगहों पे हम हुक रूल का प्रयोग करते हैं ताकि वहां पे 2 व्यक्तियों की आवश्यकता ना पड़े, अकेले ही उस जाब की या उस कंपोनेंट की लंबाई चौड़ाई को हम मेजरमेंट कर सकें। नेक्स्ट है श्रिंक रूल। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। श्रिंक का मतलब होता है संकुचन। मतलब कोई ऐसी चीज हो जो गर्म अवस्था में साइज में बड़ी हो और जैसे जैसे उसको ठंडा कर दिया जाता है वो अपनी साइज में छोटी होती जाती है। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, अगर श्रिंक रूल का प्रयोग ना करें, क्योंकि जब किसी चीज को बनाना होता है तो उससे पहले उसकी हम डाई को तैयार करते हैं। डाई का निर्माण इसलिए करते हैं कि इसके द्वारा प्रोडक्शन में वृद्धि होती है, मास प्रोडक्शन का लाभ होता है। तो इस रूल का सबसे बड़ी ये विशेषता है कि प्रति फुट 1/10 इंच या 7/16 इंच प्रति फुट ये रूल क्या होती है, बड़ी रखी जाती है। अच्छा, बड़ी इसलिए रखी जाती है कि जब आपका जाब लिक्विड फॉर्म में होता है तो सांचे की अंदरूनी सतहों को स्पर्श कर लेता है, जबकि जिस साइज में वो स्पर्श करता है उस साइज का जाब हमको नहीं चाहिए, उससे छोटी साइज का चाहिए। और ये आपको पता है कि जब कोई धातु ठंडी होती है तो ठंडी होकर के साइज उसकी घटती है और वो फिर अपने एक्चुअल साइज में आ जाती है। इसीलिए श्रिंक रूल का प्रयोग पैटर्न मेकर्स करते हैं अपनी सांचों को बनाने के लिए। नेक्स्ट है की सीट रूल। की मीन्स होता है चाबी। चाबी घाट को बनाने के लिए की सेट रूल का प्रयोग करते हैं। चाबी घाट की जब मार्किंग करते हैं उस समय की सेट रूल का प्रयोग किया जाता है और इस रूल का प्रयोग किसी जाब के समानांतर रेखा खींचने के लिए भी करते हैं। स्टील टेप रूल। आप अपने दैनिक जीवन में ऐसे रूल को आप देखे होंगे। ये एक डिब्बी में सारा इसका लंबाई क्लोज्ड होता है और इसके भी एक सिरे पर हुक बना होता है। पूरी रूल जो है लगभग पूरी रूल स्टील की बनी होती है और इसकी साइज लगभग 10 मीटर या 10 फुट
10 फुट तक मानी जाती है। इसका प्रयोग राजगिरी या कारपेंटर शॉप में किया जाता है। नेक्स्ट है फोल्डिंग रूल। देखने से ही स्पष्ट है कि इसको फोल्ड करके किसी संकुचित स्थान पर रखा जाता है। सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये होती है कि ये रूल जो है लकड़ी की बनी होती है। फोल्डिंग रूल लकड़ी की बनी होती है और इसका प्रयोग फीटर वर्कशॉप में या कारपेंटरी शॉप में किया जाता है। और इसकी साइज भी, इसके एक ब्लेड की साइज 6 इंच या 15 सेंटीमीटर होता है। इस तरह से रूल्स चैप्टर्स का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। कुछ इसकी विशेष सावधानियां होती हैं कि अगर इसको आप यूज कर रहे हैं तो यूज करने से पहले और यूज करने के बाद इसको अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। दूसरा प्रिकॉशन इसका यह है कि स्टील रूल का प्रयोग स्क्रू ड्राइवर की भांति नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका पॉइंट्स खराब हो जाते हैं, इसकी एक्यूरेसी खराब हो जाती है, इसकी साइड फोल्ड हो सकती है। और स्टील रूल को हम किसी कटिंग टूल्स के साथ नहीं रखते हैं, अन्यथा इसकी फेस पर ग्रेजुएशन होता है जो वहां से मिट सकता है। अब नेक्स्ट क्लास में अगली टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।